नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एजुरा पर या फिर मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजुरा लर्निंग या इंस्टाग्राम पर। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक महान हस्ती को लेकर। एक ऐसी हस्ती जिन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व उन्हें सम्मान की दृष्टि से दिखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। व्यूअर्स, जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। और इस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि क्यों ना उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ली जाए, कुछ मोटिवेशन ली जाए और उनके जीवन को एक कविता के रूप में आपके समक्ष रखा जाए और इनके विषय में कुछ बात की जाए। यह एक ट्रिब्यूट होगा हमारी तरफ से, थिंक एजुरा की तरफ से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत रत्न हैं और हमें बहुत प्रिय हैं। सो व्यूअर्स, हम हमेशा की तरह हैं अपने चैनल के होम पेज पर, थिंक एजोरा के होम पेज पर। यहाँ आप हमारे चैनल के विजन, मिशन और गोल के बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी फ्री वीडियोस होती हैं, आप इन्हें फ्री देख सकते हैं। सो व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महान हस्ती, युग पुरुष, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में, जो कि भारत रत्न है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और ये महू के रहने वाले थे। व्यूअर्स, ज़्यादा हम इनकी कहानी में नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी कहानी तो भरी पड़ी है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन हम बात करेंगे इनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में, ऐसी उपलब्धियों के बारे में जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। हम सभी कुछ न कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जिन फैक्ट्स के बारे में कुछ कम लोग ही जानते हैं। अंबेडकर जयंती केवल भारत में ही नहीं, बल्कि संसार के विभिन्न देशों में मनाई जाती है। चूंकि भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में समानता के लिए, समानता की लड़ाई लड़ी और वो उसके लिए हमेशा ही तत्पर रहे। इसीलिए इनके जन्मदिन को, यानी कि जयंती के दिन को, 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे के नाम से भी मनाया जाता है। और व्यूअर्स, 2020 में पहली बार अंबेडकर जयंती को ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया था। और कुछ और ऐसे तथ्य जो शायद आपको जानकर हैरानी होगी और खुशी होगी कि अंबेडकर जी को आज के इन टेक्नोलॉजिकल युग में भी लोगों ने, इन कंपनीज ने भी बहुत वैल्यू दी है और इन्हें याद रखा है और इन्हें बड़े सम्मान दिए हैं। जैसे कि 2015 में गूगल ने गूगल डूगल में इन्हें पब्लिश किया था 14 अप्रैल को। और व्यूअर, जिन्हें नहीं पता है, गूगल डूगल, अगर आप गूगल ब्राउज़र को खोलते हैं, सर्च इंजन को खोलते हैं, हम सभी लोग इसे यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी हम इसे रोज़ इसे खोलते हैं तो इसमें रोज़ एक अलग इमेज दिखाई देती है। इसे ही गूगल डूगल कहते हैं। सो गूगल ने भीमराव अंबेडकर के लिए गूगल डूगल बनाया था 2015 में। इसी प्रकार 2017 में ट्विटर ने भीमराव रामजी अंबेडकर के लिए एक इमोजी लॉन्च किया था, जो कि एक ट्रिब्यूट था भारत रत्न जैसे लीजेंड के लिए। इसी प्रकार 2020 में कनाडा ने यह डिसाइड किया था कि वो हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इक्वलिटी डे मनाएंगे। सो व्यूअर्स, आगे चलते हैं।
अब व्यूवर्स, मैं आपको हमारा जो कोशिश रहती है हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे महापुरुषों के जीवन से कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे अनुभव आपके सामने रख सकें, कविता के रूप में आपके सामने रख सकें, जो आपको एक मोटिवेशन दे सके, आपको एक उत्साह दे सके, ताकि आप भी अपने जीवन में एक ऐसी दिशा का और ऐसी दशा का चयन करें कि आप जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हों और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए। व्यूवर्स, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ दुविधाएं होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, हर एक की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है। लेकिन अपनी कमियों को पीछे छोड़कर उनसे उभरते हुए जब हम कुछ बनकर दिखाते हैं, तभी हम सूरज बनकर चमकते हैं। और ऐसे ही ये महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो आइए, कविता के रूप में मैं इनके जीवन का दर्शन आपको कराता हूं। आइए शुरू करते हैं। भारत रत्न युग पुरुष, भारत निर्माता, भारत रत्न युग पुरुष, भारत निर्माता, सदियों में कोई एक ऐसा, सदियों में कोई एक ऐसा महापुरुष जन्म है पाता, महापुरुष जन्म है पाता। नाम जिस महापुरुष का माता पिता और गुरु के नाम पर रखा जाता, नाम जिस महापुरुष का माता पिता और गुरु के नाम पर रखा जाता, मनोबल आत्मबल और कठिन परिश्रम से, मनोबल आत्मबल और कठिन परिश्रम से वह सुपुत्र और चेला फिर गुण बन जाता। और व्यूअर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो ये नाम है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। इनकी माता का नाम भीमा था और इनके पिताजी का नाम रामजी था। सो भीम आया है इनकी माता के नाम से, और राम जी इनके पिता का नाम था, और अंबेडकर इनके एक गुरु थे, स्कूल में इनके टीचर थे, गुरु थे। क्योंकि उस समय अछूतों से बड़ी घृणा की जाती थी, और यही स्थिति भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी थी। तो इनका, वैसे तो ये महार जाति के थे, परंतु इनके गुरु ने इस तरह की दशा को देखकर, चूंकि ये बचपन से ही बड़े, मैं कहूंगा कि तेज दिमाग के थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो इनके जो ये गुरु थे वो इनसे बड़े प्रभावित थे, और इन्होंने अपना नाम भीमराव जी को दे दिया, और इसीलिए इनका नाम पड़ा भीमराव रामजी अंबेडकर। यहां से इनकी नाम की कहानी है व्यूअर्स। तो आगे चलते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि देखिए, इनका जो नाम है वो माता पिता और गुरु के नामों के मिलन से बना है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को युग पुरुष तो बनना ही था। जीवन के लंबे संघर्षों में, जीवन के लंबे संघर्षों में निरंतर शीतल जलसा बहता, मुश्किलों की अग्नि में जलकर, मुश्किलों की अग्नि में जलकर सोने सा कुंदन बन जाता, सोने सा कुंदन बन जाता। मार्गदर्शन पिता का जिसको, मार्गदर्शन पिता का जिसको टैगोर शेक्सपियर की किताबें दिलवाता, क्लास के बाहर बैठकर भी जो विद्यार्थी, क्लास के बाहर बैठकर भी जो विद्यार्थी सवालों के उत्तरों को था बतलाता, सवालों के उत्तरों को था बतलाता। और व्यूअर्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अंबेडकर जी किसी गरीब परिवार से थे, क्योंकि इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में अच्छे सूबेदार के पद पर थे। परंतु ये अपने फैमिली में छोटे थे काफी, और इनका जो लालन पालन हुआ है वो, इनके करीब, पिताजी करीब रिटायर होने वाले थे। तो इन्होंने करीब वो नौकरी वाला दौर काफी कम ही देखा। परंतु गरीबी के अलावा जो दूसरा
पक्ष जिंदगी का इन्हें देखने को मिला वो काफी भयावह था, क्योंकि उस समय पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ कुछ अलग ही तरीके का व्यवहार किया जाता था। और आज मेरा ध्येय इस कविता को लेकर आने का किसी की भी भावनाओं को, चाहे वो सवर्ण हो या कोई और हो, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये ध्येय है कि हम भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकें। और उनकी चूंकि चूंकि हमें एक प्रेरणा लेनी है, तो हमें देखना होगा कि उनका जीवन कैसा रहा, किस तरह के उनके संघर्ष रहे। इसलिए हम इन पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं कविता में, ताकि उनके जीवन को आप समझ सकें और किस किन परेशानियों से, किन संघर्षों से गुजरते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़े। आइए आगे चलते हैं और सुनते हैं आगे। घर से टाट पट्टी खुद की लेकर, घर से टाट पट्टी खुद की लेकर, पानी पिलाने को इंतजार चपड़ासी का करता, देख स्थिति को कुंठित होकर, देख स्थिति को कुंठित होकर, स्थिति परिस्थिति बदलने की फिर हट फिर वो करता, स्थिति परिस्थिति को बदलने की हट फिर वो करता। और विवर्स, स्कूल में इनके साथ काफी भेदभाव किया जाता था, अलग बिठाया जाता था बाकी विद्यार्थियों से। बाकी विद्यार्थी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि परछाई से भी परहेज किया जाता था। खुद की टाटपट्टी लेकर जाते थे, वो भी नहीं मिलती थी। और पानी पीने के लिए चपड़ासी का इंतजार करना पड़ता था, खुद पानी लेकर नहीं पी सकते थे। और अगर चपड़ासी नहीं है तो उस दिन उन्हें प्यासे ही रहना पड़ता था। इस तरह का भेदभाव उस समय हमारे समाज में नहीं था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी प्रजा का कि आज हमारी समाज में ये चीजें करीब करीब विलुप्त हो गई हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो इस परिस्थिति से देखिए किस तरह से गुजर कर अम्बेडकर जी आगे बढ़े। रुचि संस्कृत में थी पर, रुचि संस्कृत में थी पर, राजनीति विज्ञान कला के मास्टर और अर्थशास्त्री में पीएचडी, 24 विषयों में मास्टर, 24 विषयों में मास्टर और 11 भाषाओं का फिर उन्होंने ज्ञान लिया। देखिए, अंबेडकर जी बचपन से संस्कृत पढ़ना चाहते थे, पढ़ने में बहुत ही तेज थे, बहुत ही विलक्षण प्रकृति के व्यक्ति थे। तो ये जानते थे कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। संस्कृत को अगर वो पढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु संस्कृत पढ़ने का उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि संस्कृत पर एक वर्ग विशेष का संरक्षण था। आप समझ ही गए होंगे, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। परंतु उसके बाद इन्होंने राजनीति विज्ञान में, कला में एमए किया इन्होंने, और ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी की। कहते हैं कि 24 विषयों के मास्टर थे। देखिए, हमें यहाँ पर फैक्ट में उतना बहुत ज्यादा नहीं जाना है। 24 विषय थे, 20 विषय थे, 25 विषय थे, इसको नहीं समझना है। ये समझना है कि ऐसे व्यक्ति ने कितने सारे विषय में, अगर उन्हें संस्कृत पढ़ने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने इतने सारे और विषय पढ़ डाले, जिससे कि उनको ज्ञान, अपार ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई। और उन्होंने 11 विषयों में विलक्षणता और ज्ञान प्राप्त किया। 11 विषयों के ज्ञाता थे वो। आइए आगे चलते हैं। त्याग कितने ही कर जीवन में, त्याग कितने ही कर जीवन में, मस्त मगन गहन शिक्षण में, त्याग कितने ही कर जीवन में, मस्त मगन गहन शिक्षण में, विलक्षण प्रतिभा धारण कर, विलक्षण प्रतिभा धारण कर, उद्धार कितनन का कर बैठा, भारत रत्न युग पुरुष भारत निर्माता, भारत रत्न युग पुरुष भारत निर्माता, सदियों में कोई एक ऐसा महापुरुष जन्म है पाता, महापुरुष जन्म है पाता। और विवर्स, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सफलता को तो हम सभी जानते हैं, परंतु अपने निजी जीवन में इन्होंने काफी कुछ खोया। कई बार अपनी उच्च लेवल की या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें विदेश जाना पड़ा। कई कई साल ये विदेशों में रहते थे। और देखिए,
बहुत से लोगों ने मदद भी की। ये छात्रवृत्ति, वहाँ के जो राजा थे उन वो इन्होंने उन्होंने इन्हें छात्रवृत्ति दी हुई थी, और उस छात्रवृत्ति को लेकर ये विदेश में पढ़ने जाते थे। परंतु यहाँ पर उनका परिवार था, परिवारों को उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इनकी 2 संतानों का देहांत भी हुआ, और कई बार ये विदेश में हुआ करते थे। तो अगर मैं कहूँ, अपने निजी जीवन में इन्होंने बहुत त्याग किए, परंतु इनका फोकस बिल्कुल क्लियर था। ये बहुत शुरू से ही बहुत क्लियर थे कि इन्होंने क्या करना है। अपने जीवन में इनका क्या उद्देश्य है, बहुत ही क्लियर था। और जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्लियर होता है, दिशा निश्चित होती है, तो फिर उसमें आगे बढ़ने में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हम उन्हें पार कर ही जाते हैं। तो व्यूवर्स, जितने भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं आज, तो आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य को निश्चित करिए। आप क्या करना चाहते हैं? जब आप इस चीज को निश्चित कर लेंगे, इस चीज के बारे में आप निश्चिंत हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, तब आप आगे बढ़िए। उससे पहले आप रुकिए, सोचिए, और डिसाइड करिए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। और देखिए, रास्ते कैसे खुलते चले जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। भारत रत्न, युग पुरुष, भारत निर्माता, सदियों में कोई एक ऐसा महापुरुष जन्म है पाता। सदियों में कोई एक ऐसा महापुरुष जन्म है पाता। देश विदेश की यूनिवर्सिटी से, देश विदेश की यूनिवर्सिटी से डिग्री अनेकों अनेक लेकर, वो बैरिस्टर, कानून मंत्री, पद पर सुशोभित होकर बैठा। वो बैरिस्टर, कानून मंत्री, पद पर सुशोभित होकर बैठा। और व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे थे। इस पर लोगों को मतभेद हो सकता है कि ये इनके पास 32 डिग्रियां थी, या उससे कम डिग्रियां थी, या उससे ज्यादा डिग्रियां थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बात का मर्म ये है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा, बहुत उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, शिक्षा से ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। और आगे चलते हैं। कभी सेना सचिव, तो कभी अर्थशास्त्र का प्रोफेसर। कभी सेना सचिव, तो कभी अर्थशास्त्र का प्रोफेसर। विद्यार्थियों का भी जो कथित अछूत, विद्यार्थियों का भी जो कथित अछूत, कुछ ही पलों में प्रिय गुरुजन बन बैठा। कुछ ही पलों में प्रिय गुरुजन बन बैठा। और व्यूअर्स, जब ये अपनी पढ़ाई करके वापस आए, तो जिन्होंने इन्हें छात्रवृत्ति दी थी, या उस समय का ये था कि वो छात्रवृत्ति देते थे, विद्यार्थी विदेशों में जाकर पढ़ते थे, और आकर उन्हें उनकी नौकरी करनी पड़ती थी। तो इन्होंने, जैसा कि उन्हें वादा किया हुआ था, उनकी नौकरी ज्वाइन की थी, और ये फिर कानून मंत्री बने, यानी कि जिसको हम डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं आज के समय में, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है आज के समय में। और एक समय ऐसा भी आया कि जब इन्हें वहां की नौकरी छोड़नी पड़ी और अपने घर ये वापस आ गए, कुछ पारिवारिक कारणों के कारण, परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए, और उन्होंने एक कॉलेज में इकोनॉमिक्स के ये प्रोफेसर इन्होंने वहां पे ज्वाइन किया। परंतु देखिए, अभी भी लोग वहाँ के विद्यार्थी, गुरुजन तो छोड़िए, वहाँ के विद्यार्थी भी इनके खिलाफ हो गए, और उन सभी ने कहा कि ये एक अछूत है और हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। परंतु चूंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाध्यापक थे, वो ये तो जानते थे कि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने
विद्यार्थियों से आग्रह किया कि आप इनसे पढ़कर देखिए, और अगर आपको लगा कि ये अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा सकते हैं तो हम इन्हें स्कूल से निकाल देंगे। व्यूवर्स, यहां पर ये समझिए कि जब इन्होंने विद्यार्थियों की क्लासेस लेना शुरू किया तो कुछ ही समय में, कुछ ही पीरियड्स या क्लासेस लेने के बाद विद्यार्थी इनके मुरीद हो गए, क्योंकि इतना ज्ञान इनके पास था। जब इन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाया तो विद्यार्थी सब भूल गए कि ये अछूत है या क्या है, और ज्ञान के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो समझिए कि जब आपके अंदर काबिलियत होती है तो आपको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। आप पहले काबिल बनिए। जन जागरण के अभियानों में जन जागरण के अभियानों में साप्ताहिक पत्र मूक नायक चलाया, पैसे की समस्या, और अंग्रेजी में इनकी किताब का नाम है प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। जन जागरण के अभियानों में साप्ताहिक पत्र मूक नायक चलाया, पैसे की समस्या किताब इनकी, पैसे की समस्या किताब इनकी, आरबीआई की नींव बनी, आरबीआई की नींव बनी। और व्यूअर्स, यहां मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि इनको अपने जीवन का जो उद्देश्य था वो पहले से ही बहुत क्लियर था, और ये पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने समाज के हर एक वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु खासकर एक लगाव उनका पिछड़ों से भी था। और इसी के संदर्भ में इन्होंने एक पत्र, साप्ताहिक पत्र निकाला था जिसका नाम था मूक नायक। देखिए कितना अच्छा नाम दिया है, मूक नायक। जो ऐसा नायक जो बोलता नहीं हो, जो चुप रहता हो। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं वैसे तो। पार्टीशन पाकिस्तान के ऊपर भी लिखी है, और इनकी ये किताब जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इसके बेस पर ही, इसके आधार पर ही आरबीआई की स्थापना भारत में हुई है। तो अंबेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, वो विभिन्न, मैं कहूंगा कि धाराओं में है, केवल एक ही नहीं, अनगिनत है इनके कंट्रीब्यूशन। और देखिए आरबीआई आज हमारे देश की जो फाइनेंशियल बैकबोन है, आरबीआई के बेस पर ही सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे देश की करेंसी कंट्रोल होती है। और वो बेस है उनकी किताब पैसे की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ द रुपी पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े ज्ञाता थे वो, कि जब उन्होंने वो किताब लिखी होगी तो उन्होंने किस तरीके से द प्रॉब्लम ऑफ रुपी को वहां पे डिस्क्राइब किया है, ताकि जो आरबीआई को एक बेस वहां से मिला, आरबीआई को एक फाउंडेशन वहां से मिली, कि करेंसी को किस तरीके से चलाते हैं, कैसे करेंसी को कंट्रोल करना चाहिए, और करेंसी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो कितनी बड़ी यहाँ पर एक उपलब्धि है बी आर अम्बेडकर जी की। तो आगे चलते हैं। बुद्धि, ज्ञान और दक्षता में, बुद्धि, ज्ञान और दक्षता में वो महार माहिर। देखिए वो महार जाति के, तो मैंने यहां पर शब्द यूज किया है। बुद्धि, ज्ञान और दक्षता में वो महार माहिर मसौदा समिति के अध्यक्ष फिर चुने गए। और जो मसौदा समिति में कह रहा हूं यहां पर, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनना था, जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। और उस कमेटी के ये अध्यक्ष चुने गए। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, उसको मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा पूरी, परंतु आप ये समझिए कि उस समय हमारे देश में शुरू में लोग इनके खिलाफ थे, परंतु कुछ ही समय बाद सारे पॉलिटिशियंस भी ये समझ गए कि भीमराव अंबेडकर को
संसद में लाए बिना और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए बिना या ड्राफ्टिंग कमेटी में लिए बिना भारत का संविधान नहीं बन सकता। क्योंकि इतने ज्ञाता थे, इतने सारे विषयों का इनको ज्ञान था। कानून के ज्ञाता तो थे, ये बैरिस्टर थे, तो कानून का ज्ञान तो इनको था। लॉ मिनिस्टर भी रह चुके थे। इसके अलावा अब देखिए इनकी किताब जो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज की अभी बात आई, जिस पर आरबीआई की स्थापना हुई और आरबीआई की नींव डली, तो जो इतने ज्ञाता हैं, और संविधान बनाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। एक इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए उन्हें संविधान की रचना करनी थी, एक स्ट्रक्चर बनाना था, एक देश को एक स्ट्रक्चर बनाना था जिसके बेस पर देश आगे चलेगा। तो उनकी जो काबिलियत थी उनको यहां सराहाया गया और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये उनकी काबिलियत थी। हिंदू कोड बिल हिंदू कोड बिल महिला सशक्तिकरण और पिछड़ों के लिए समानता के न जाने कितने समानता के न जाने कितने फिर प्रबंधन किए। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अम्बेडकर जी ने बहुत सारे काम किए, अनगिनत काम किए, लोग इन्हें जानते नहीं है। कई बार लोग यही भाई कहते हैं कि नहीं, ये तो बस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। परंतु हिंदू कोड बिल लाए। देखिए, हम महिला सशक्तिकरण की बात आज के समय में कर रहे हैं, और कितने समय पहले इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे प्रावधान किए, पिछड़ों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हमारे संविधान में। और किस लिए किए? क्योंकि इनकी पूरे जीवन की जो लड़ाई थी वो, और या मैं कहूँ लड़ाई ना कह के, अगर मैं कहूँ कि संघर्ष जो था इनके पूरे जीवन का, वो समानता के लिए था, इक्वलिटी के लिए था। और आज पूरा वर्ल्ड जो है वुमन एम्पावरमेंट और इक्वलिटी की बात कर रहा है, और उन्होंने उस सोच को उस समय जन्म दिया था, और उसके लिए बहुत सारे प्रबंध उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किए। आधारशिलाएं कितनी वो धरकर आधारशिलाएं कितनी वो धरकर मार्ग प्रशस्त कर कर शिक्षा के दम पर देखो शिक्षा के दम पर देखो विधि और विधान बनाता विधि और विधान बनाता। सत सत नमन उनको, जन जन है शीश झुकाता। सत सत नमन उनको, जन जन है शीश झुकाता। भारतीय संविधान के जनक भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भारत रत्न युग पुरुष, भारत निर्माता। भारत रत्न युग पुरुष, भारत निर्माता। सदियों में कोई एक ऐसा महापुरुष जन्म है पाता महापुरुष जन्म है पाता। और व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। अंबेडकर के जीवन की यात्रा को अगर आप थोड़ा और समझना चाहेंगे, या किसी और पहलू को और आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरी इस वीडियो में कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सही जानकारी पहुंचा पाऊं, और आप सीखते रहिए, जानते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, उत्साहवर्धक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जीवन में अपनी आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इसे डिसाइड करिए, और फिर शुरू कीजिए अपने जीवन की यात्रा को। आप सफल जरूर होंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।